कोलकाता में एक बाईपास सर्जरी अस्पताल के बाहर बोर्ड पर लिखी हुई 2 लाइन है। अस्पताल में बाईपास सर्जरी होती है दिल की, और 2 लाइन बोर्ड पर लिख रखी है उन्होंने। आप ध्यान से सुनिए क्या उपयोगिता है हमारे हास्य रस के कवियों की। वो लिखते हैं बोर्ड पर कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, हमको फिर ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप खुद को अपने इस उत्सव में सम्मिलित कीजिए। मैं तब तक कविता पाठ करूंगा जब तक नया साल शुरू होगा। नया साल मनाएंगे साथ साथ, और फिर नए साल में सत्तन जी इस कवि सम्मेलन के हमारे शिखर पुरुष अंत में समापन करेंगे कवि सम्मेलन का। आदरणीय उठे, उधर जाके बैठे। विजय खेड़िया जी के हम सब कवि, हमारा पूरा कवि कुल बहुत आभारी है, क्योंकि वो इंदौर में उनका घर एक ऐसा संगम स्थल है। हिंदुस्तान के किसी भी कवि को कोई कष्ट हो, वो खेड़िया जी को फोन करेगा और उसका कष्ट समाप्त हो जाएगा। गाड़ी चाहिए तो, घर चाहिए तो, रोटी चाहिए तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पूरे कवियों का एक तीर्थ बन गया है विजय खेड़िया जी का घर। और यहाँ भी उनके अपने श्री देवेंद्र झुंझुनवाला जी ने बड़े मंदिर का काम, मैंने आज मंदिर पहली बार देखा। मैं बहुत पहले कभी आया था, तब मैं मंदिर में नहीं जा पाया था। पिछली बार राजकुमार जी ने बुलाया था, तब भी मंदिर के काम में दर्शन के लिए नहीं जा पाए थे। इतना भव्य मंदिर, उसमें बैठकर जितनी शांति मिलती है, उसमें घूमकर जितनी शांति मिलती है, मैं तो चाहता हूं कि भगवान इतनी शांति हिंदुस्तान के हर शहर को दे दे जो शांति रानी सती मंदिर में है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान। मैं प्रारंभ होता हूं। मेरे बाद श्रद्धेय सत्तन जी आ जाए। आदरणीय, स्वागत है आपका। नहीं, वो महेंद्र अजनबी वाली बात याद आती है ना कि वो लट्ठू वाले तो नहीं है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। जो जा रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। अब तक सब चले जाते तो हम तो खुशी हो जाते। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दो झूमे गाए वेग मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैं बहुत बार झुंझुनू आया हूँ। तुलसियान जी ने कभी बुलाया, कभी राजकुमार मोरवाल जी ने बुलाया, कभी संपत राम जी ने बुलाया। मेरे पास 2 तरह की कविता, एक थोड़ी सी मुश्किल कविताएं हैं। मैं 60 साल का हो गया तो थोड़ी सी मुश्किल कविता, माने उम्र के लिहाज से पढ़े लिखों की कविताएं लिख ली। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आसानी से समझ में आ जाती है। मैं तय नहीं कर पा रहा कि मैं कैसी कविताएं सुनाऊं। एक मुश्किल कविता सुना दो अगर आप मेरा साथ दें तो, क्योंकि मैं नई कविता झुंझुनू में पढ़ना चाहता हूं। आपके विश्वास पर मैं अपनी सबसे नई कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कविता कानून से संबंधित नहीं है। ये कविता अर्थ विज्ञान से संबंधित है। अर्थ विज्ञान मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा इस कविता को लिखने के लिए। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, जो जाना चाहें जा सकती हैं, क्योंकि और अगर नहीं जाना चाहे तो बीच में कृपया नहीं। विजय खेड़िया, आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई कविता बता सकते हैं, क्योंकि लिफाफा तो आप ही देंगे। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो मैं एक कविता, हमारे सभापति जी, हम बहुत आभारी हैं उनके। मैं चाहता हूं, उन्होंने जो अपना प्रारंभिक भाषण दिया था बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन था उनका। उनको जाना है, एक बार उनके सम्मान में ये पूरा सदन तालियां बजाकर, जो रानी सती मंदिर का इतना बड़ा दायित्व संभालते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने, वैसे 12 बजे तक झुंझुनवाला जी ने इस कवि सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की थी कि नया साल जैसे ही शुरू हो, लेकिन नए साल में सत्तन जी सुनाएंगे। हम पुराने साल से नए साल तक जाएंगे। इतने समय तक तय था ये कवि सम्मेलन, ये तो अब फालतू चलाया जा रहा है।
जो मुझे नहीं सुन पाए वो बाहर से मेरी सीडी ले जाएं, मुझे सुनने से नहीं बच सकते। मेरी सीडी सुने, पड़ोसी को सुनवाएं, खुद भी दुखी हो और पड़ोसियों को भी करें। अब मैं पढ़ूं साहब, एक बार बता दीजिए मुझे। मैं एक काले धन पर मुश्किल कविता पहले सुना रहा हूं, फिर इसके बाद आपको आसान आसान कविता सुना दूंगा। काला धन हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। अगर हिंदुस्तान के लोगों का काला धन विदेशों में जमा नहीं होता तो हिंदुस्तान गरीब देश नहीं होता। आप कहेंगे ये कैसे? एक मिनट में मैं समझा दूं कि काला धन विदेशों में जमा करने से देश की गरीबी कैसे बढ़ती है। और क्योंकि देश की गरीबी ही देश का सबसे बड़ी समस्या है। देश की समस्या आतंकवाद नहीं है। जिस दिन सरदार पटेल जैसा आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा, 24 घंटे में आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा। केवल 24 घंटे लगेंगे इस बात के लिए। लेकिन भूख देश की बड़ी समस्या है, गरीबी देश की बड़ी। 80 करोड़ लोग गरीब लोग देश में जीते, 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे। और योजना आयोग बताता है कि कोई 22 रुपए कमा ले तो उसको गरीब मानने को तैयार नहीं। भारत सरकार का योजना आयोग 22 रुपए रोज कमाने वाले को गरीब मानने को तैयार नहीं है, उसका बीपीएल कार्ड नहीं बनता। मैंने सारे एमपीओ को चिट्ठी लिखी है कि एक दिन 22 रुपए में जिंदा रह के दिखाओ। एक दिन जियो तो सही, 22 रुपए में कैसे जिया जाता है? एक भिखारी भी जो भीख मांगता है एल्युमिनियम का कटोरा लेकर चौराहे पर, वो भी जब एल्युमिनियम का कटोरा खरीदता है तो भारत सरकार को टैक्स देता है। लेकिन जो देश के अमीर लोग अपने पैसे को विदेशों में किराए पर जमा कर देते हैं, एक कारण समझना आप, और समझ जाओ तो पूरा सदन तालियों से बताना। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं। 1 लाख रुपया यूरोप में जमा करोगे तो 1 साल का 15,000 रुपया किराया देना पड़ेगा, ब्याज तो मिलेगा ही नहीं। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं और यूरोप उसी पैसे को गरीब देशों को ब्याज पर देता है। हम गरीब होते चले गए, वो अमीर होते चले गए। ये हिंदुस्तान के काले धन की व्यवस्था है। मैं इस पर एक कविता सुनाता हूं। मैं रिस्क ले रहा हूं। महेंद्र अजनबी के कहने पर उसने दामनी पर बहुत 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 श्रेष्ठ कविता सुनाई। मैं अभी तक वहीं तक ठहरा हुआ हूं उस कविता के आसपास, लेकिन थोड़ा दूसरे विषय पर एक कविता सुनिएगा। अरे नहीं, आ जाओ, बैठ जाओ, फोटो फोटो लो, पोज बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। एक बार बस साथ दीजिएगा। एक मुश्किल कविता सुनाने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि हमारे राजकुमार जी ये ना समझे कि हरिओम कुमार आए और पुरानी कविता सुना के चले गए। पुरानी कविता कोई नहीं सुनाऊंगा, आपको जो सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा जो मैंने झुंझुनू में आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की। मुझे घूमते फिरते दिखोगे तो मेरा सर घूमेगा साहब। आप जाएं और तेज चले, 4 रन के लिए बाउंड लाइन के बाहर। मुझ पर ऐसा ही हाथ से आता है। अरुण तो गायब हो गया होगा, उसने सोचा मैं तो जमीन लिया, अब क्या बैठने का करो। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूं छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। कोई घायल चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। भूखे बच्चों को। मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं इस कविता के माध्यम से केवल कानों तक नहीं पहुंचना चाहता, आपके दिल पर छपना चाहता हूं। मैंने 60 साल की उम्र के बाद जो लिखा है वो इस आशा में लिखा है कि ये कानों के लिए नहीं है, ये दिल पर छपने के लिए है। और मैं रानी सती मंदिर के सौजन्य के इस कवि सम्मेलन में ये प्रसाद, नूतन वर्ष का ये प्रसाद लेके ये एहसास जीना चाहता हूं कि मैं आपके दिलों तक पहुंच सका। बस मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। अभिनंदन बंदन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ। काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ।
है वे सरताज हमारे हैं। जो भी जीते हुए लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, सरकार चला रहे हैं, नेता वही है। लोकतंत्र यही कहता है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मैं शिकायत कर रहा हूं बस वो समझना। जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं। कल का कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन था, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन था। क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर। चार पंक्ति पढ़ता हूँ और सदन के एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूँ, आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर। कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंजड़ियों पर। निर्धनता का आलम देखो जाकर काला हांडी में। माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। माँ बेटी को बेच रही है, माँ बेटी को बेच रही है दिहाड़ी में। माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। जो भी सिंहासन पर आए अहंकार में झूल गए। काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा। आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। और एक पंक्ति में 65 साल की अर्थनीति गा रहा हूं। मुझे नहीं पता झुंझुनू के लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन समझ जाओ तो तालियों का आकाश उठाना। 65 साल की अर्थनीति एक पंक्ति में गाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रखकर। अनुसपन जी आप भी तालियां बजाओ। मैंने आपके उन गीतों पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आए। कम से कम बदला तो चुकाओ कब सम्मेलन। अब आप कहोगे क्यों आपकी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? आपकी समझ में आ भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए नहीं समझ में आ सकते कि ये उन लोगों का काम है जो गृहस्थ है। तुम्हारी तो हुई नहीं। तो क्या जानोगी श्रृंगार क्या होता है? सत्तन जी कुछ लोगों की इसलिए नहीं हुई कि कुछ लोगों ने कई कई कर ली। क्या मतलब है? कई जो कम वाले होते हैं वो कई कर लेते हैं, भगवान से। लेकिन कोई बड़ा काम नहीं है सत्तन जी। एक शादीशुदा भगवान जी के पास गया, हो सकता है आप भी हो। अच्छा। और जाके पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की। भगवान जी खुश हो गए। उसने कहा भाई तूने बहुत पूजा अर्चना की है, चल एक मन्नत मांग ले। तो सत्तन जी छूटते ही बोले मुझे कुंवारा कर दो। अब भगवान जी की आंखें लाल हो गई। उसने कहा सत्तन जी मैंने आपसे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। इसलिए तुमने पहले से जन्नत मांग लगी। हम तो जन्नत में रहते हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है, मैं ये जानता हूँ। आप इस बात में जोरदार तालियां बजाइए। ये कुर्ता कोई मैंने कब सम्मेलन के लिए सिलवा रखा है? ऐसा नहीं है भैया। लोग इसीलिए तुम्हें भीष्म पितामह कहते हैं कि कभी सम्मेलनों में क्या कि तुम अपने इस व्रत का निर्धारण करो। बाकी तुम जैसे लोगों को, सत्ता जी मैं तो सोचता जैसे लोगों को एक ही सुविधा मिलती है जीवन में कि वो खटिया के दोनों तरफ से उतर लेते। मैं तो ये सुविधा जीवन पर उठाऊंगा, लेकिन सत्तन जी आपने मुझे भीष्म पितामह कहा। मैं तो सोचता था मध्य प्रदेश में कुछ समझदार लोगों को मंत्री बनाया जाता होगा। अच्छा आपने भी ताली बजा दी मुझे भीष्म पिता कहने पर। आप थोड़ी देर मेरी बात सुनना। आप जानते हो भीष्म क्यों रहे कुंवारे? उसका बूढ़ा बाप बुढ़ापे में एक और करना चाहता था। ये सच्चाई है इतिहास की। भीष्म इसलिए कुंवारे रहे कि भीष्म के पिता शांतनु बुढ़ापे में एक और शादी करना चाहते थे, और जिससे करना चाहते थे उसकी शर्त ये थी कि उसकी कोख की संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक बनना चाहिए। ये केवल तब संभव था जब भीष्म कुंवारे रहते। तो भीष्म ने अपने बूढ़े पिता की बुढ़ापे में एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सत्तन जी को अपने पिता के समान ही समझता हूं। छेड़ो। वाह छेड़ो। आपने पिता क्या पपीता बना दिया। क्या पिता है।
सेब नहीं बनाया, ये मेरी मेहरबानी नहीं मानते? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम वो दूसरी वाली है, किधर दिखाओ तो सही। वो शांतनु ने खुद खोजी थी, ये तो आप ही का काम है। ये मेरा काम नहीं है, मैं तो प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, फिर तुम खोज दो। हाँ ठीक है। कलंकार तो काले धन का। आप मेरे साथ जुड़ जाइए तो हम हंसी में बीच में, इसलिए मैं एक गंभीर कविता पढ़ूंगा। बीच बीच में आप हल्के होते रहे ताकि आपका, देखिए जितना उत्साह आप दिखाओगे मैं उतने उत्साह से आप तक पहुंच जाऊंगा, यह मेरा विश्वास रखिए। मैं काले धन पर पूरा एक कंसेप्ट लेके आया हूं। मैंने काले धन पर किसी आंदोलन के लिए कविता नहीं लिखी थी, लेकिन इस देश में काले धन पर आंदोलन मेरी कविता लिखने के बाद हुआ। इसीलिए आज लाल कुर्ता पहन के आया हो तुम, काले वाला नहीं पहरा। मुझे कुछ नहीं कहना, ज्यादा कहूंगा तो मैं ही सद्दाम हुसैन बनूंगा। क्या पढ़िए क्यों छितवाई मैंने अपनी ज्यादा। और फिर एक बात और भी है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे एक कभी पढ़ा लिखा भी है। तो कम से कम पढ़े लिखे आदमी को उस आदमी के से बहस नहीं करनी चाहिए जिसका मानसिक स्तर उसके लिखा हुआ तो सभी पढ़ लेते हैं, और जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं वो बड़े लिखे होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े होते हैं जो लिखा पढ़े। ये पढ़े लिखे। बोलो सत्यनारायण की। चलिए पढ़िए। ऐसा नंग बड़ा परमेश्वर से। काले धन के कलमकार तो काले पर्दे की। मेरा साथ देना बस। अब मैं सत्यन जी से डरता बहुत हूं, मैं करूं क्या, क्योंकि परम विद्वान है, बहुत सत्यवादी आदमी है, और हमारे पहले है राजनीति के बाद में। राजनीति के बड़े पदों पर रहने के बावजूद वो हिंदुस्तान के मंचों पर कविता के सच्चे समर्थक बनकर जिए, इसलिए हम सब कवियों के प्रणम्य हैं, हम सब कवियों का आदर करते हैं। कालंकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। और एक पंक्ति मैंने बहुत दूर की सोची है, बहुत दूर की बात लिखी है। आप समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप समझ गए। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस पंक्ति को समझा जाए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, आंसू का अग्नि गंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया, संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है। काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता है। आप सब इस कविता को पूरी कराना चाहते हैं, मैं आसान कविता शुरू कर दूं। सारा सदन बताए तालियों से इस कविता को पूरी कर। महेंद्र अजनबी में शर्ट जीत गया, उसने शर्ट लगाई थी, भाई साहब किसको काला धन सुनाओगे? मैंने कहा मैं उनको सुना रहा हूं जिनका है नहीं, वो नहीं सुनते जिनका है। अच्छा कई बार तो वो भी सुनते हैं, ताली बजाओ वरना ये समझेगा हमारा है। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, और कोई परिभाषा ब्लैक मनी की नहीं है। हुजूर बैठ जाओ, मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई, अब मत उठना। एक बात समझ लो साहब, मैं बहुत बार आया हूं झुंझुनू, आप एक बात अब तक समझ जाने चाहिए। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की।
कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार हूं। वाह वाह। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी। वाह 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 वाह। हुजूर आप किसकी तलाश में है, वो नहीं आई आज। बैठ जाओ, आइए। ये शब्द है मारवाड़ी। मारवाड़ियों का देखिए साहब, मारवाड़ी दुनिया में कहीं भी गया, कहीं भी दुनिया में बाहर चला गया, लेकिन मारवाड़ उसके भीतर से बाहर कभी नहीं गया। मारवाड़ उसके भीतर। अब केशव देव मारवाड़ी को देखो, पत्नी की धोती का मुंडसा बना लिया। ये मारवाड़ी कर सकता है, और थोड़े कर सकता है। सम्मान की चीज है, मैंने भी तो सम्मान के लिए कहा आपसे। अच्छा, आप समझते थे अरे आपके सर पर नहीं होता तो आपका सम्मान कम हो जाता। हमारे औरों के सर पर नहीं, हमारा सम्मान कम हो रहा है जनता में। अच्छा, मारवाड़ी को बताना क्यों पड़ा कि वो मारवाड़ी है? अगर कोई किसी के बाप के 4 बेटे हो तो वो कहते घूमते हैं क्या कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, और वो कहते घूम रहे हैं तो समझ लो है नहीं। इस देश में 1950 से ही गलत नारा लग रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे में ही बेईमानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, हिंदू हिंदू के, मुसलमान मुसलमान के, आपस में भाई भाई है। एक दूसरे के कहां लिखा है? लिखा ही नहीं है, इसलिए है ही नहीं। होते तो क्या देश ऐसा होता? होते तो क्या इस देश में 47,000 दंगे हो गए होते? 47,000 दंगे हुए इस देश। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश जलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। बॉम्बे की फिल्मों की समाचार आते हैं कि एक सप्ताह में 100 करोड़ का व्यापार किया। उन फिल्मों के रिटर्न देखो 0। मैं आज तक नहीं समझा, जब 100 करोड़ का व्यापार हुआ था तो रिटर्न कहां गए? और मैं एक जानकारी और लेके जा रहा हूं आपको। मां रानी सती के मंदिर के कार्यक्रम में खड़ा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का 1 साल का बजट है 16 लाख करोड़। हिंदुस्तान की सरकार ने यही नहीं समझा कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में क्या है। 16 लाख करोड़ का बजट है और हिंदुस्तान के मंदिरों में, मस्जिदों में 17 लाख करोड़ का चढ़ावा आता है। 17 लाख करोड़। अगर पूरी टैक्स कलेक्शन मशीनरी को बंद करके हिंदुस्तान की जनता से दान मांग लिया होता तो हिंदुस्तान की सरकार के पास 3 गुना पैसा सरकार चलाने के लिए हुआ होता। 3 गुना पैसा होता। केवल मंदिरों के आगे झोली फैला दे सरकार तो इस देश के मंदिरों का चढ़ावा हिंदुस्तान की सारी गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन किसी में इतनी ना नैतिक बल है, ना इतनी हिम्मत है कि वो ईमानदार लोगों से आंख मिला सके, क्योंकि उनको तो घोटाले करने हैं। टूजी, ए राजा, कनिमोजी, लिखना भी नहीं जाता कितने लाख करोड़ का घोटाला है, मेरे से तो लिखना भी नहीं आता। इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हुआ मैं कि वो मैं लिख के बता दूंगा कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ। पहले छोटे मोटे होते थे। एक 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ था, कुल 64 करोड़ का। वो 64 करोड़ की बोफोर्स दलाली किसने खाई, इस बात पर 168 करोड़ खर्च किए गए। ये सरकारी आंकड़े, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, सरकारी आंकड़े आरटीआई ने दिए कि 168 करोड़ रुपया खर्च हो गया इस बात पर कि पता लगाओ 64 करोड़ दलाली किसने खाई। और उसके बाद पता ये चला कि अभी कुछ पता नहीं चला। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, खाली झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा। एक पंक्ति पढ़ता हूँ, समझ जाओ तो बता देना, सब जगह नहीं समझे जाती।
समझोगे तो, लेकिन समझ जाओगे तो मैं सलूट करूंगा आपको कि मेरी इस बात को समझा गया जिसको मेरी ईगो चाहती है कि इस बात को समझा जाए। एक पंक्ति सुनना, चोरी चोरी चुपके चुपके, 2 नंबर का मंच का भी ध्यान चाहता हूं, मंच समझ जाए तो मंच ताली बजा ले, हो सकता है वो भी ना समझे। तो मामला ये है ना कि हास्यरस के लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे होते हैं, वो कई बार बहुत अच्छी बातों को समझना नहीं चाहते। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी। वाह वाह, धन्यवाद, आपको सलूट करता हूँ साहब। अब मेरा एहसास सुनना आप जो मैं गाना चाहता हूँ। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं, राजमहल के पंजे नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं। शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। बहुत साधारण पंक्ति लिखी है मैंने, कितनी साधारण है आप समझना। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, रात के 12 बजे आजादी आई। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदम घोर दिखाई। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं। वो कहते हैं बैंक सीक्रेट सिलो है, हम बता नहीं सकते किसका कितना है। वैसे 53,000 लोगों का है, ये पता लगाया। अभी कुछ अखबारों ने, दुनिया के 108 पत्रकारों ने मिलकर पता लगाया कि दुनिया में किस देश के किस ब्लैक मार्केटर का कितना ब्लैक मनी वहां है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा अभी आपको। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, इनकी भूख पुरातन है, ये लाल किला खा सकते हैं। इस लाइन पर ताली नहीं बजती थी तो मैंने इस लाइन को बदल दिया और आपसे बजवाता हूं, अभी ताली देखना, एक एक बजाएगा। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलम बदल सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है, हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं, इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं। ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के बेटे हैं, ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, लेकिन काले धन की जंग न का दुनिया भर से भीख मांगेंगे, दुनिया भर से कर्जा। मनमोहन सिंह ने कहा एक दिन तो हमारी हालत ये हो गई थी कि हमें कोई देश कर्जा देने को तैयार नहीं था। क्या इज्जत की बात है। बुद्धिमान प्रधानमंत्री हैं देश के, अंग्रेजी के विद्वान, पंजाबी के विद्वान, हिंदी के विद्वान, और तीनों भाषाओं में चुप रहते हैं। अच्छा, देश कहता है वो कोई फैसला नहीं करते, मैं कहता हूं केवल वही फैसला करते हैं। उन्होंने फैसला कर रखा है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, तीसरा टर्म मिल जाए तो करूंगा। तीसरे टर्म के बहन जी थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट मेरा बहनों से निवेदन है, 5 मिनट बैठ जाए। मैं जानता हूं कि सब कविता नहीं समझते यहाँ, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि जो बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। अब मैं बहुत मुश्किल कविता पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको ऐसी कविता सुनाऊंगा कि आप तो क्या, आप मेरे पढ़ने से पहले समझ जाओगे कि मैं क्या सुना रहा हूं। ऐसी कविता अभी सुनाऊंगा आपको, इसको सुन लीजिए बस। हम काले धन वालों का धन धाम नहीं पा सकते हैं, दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे, लेकिन काले धन की जंग नकारेंगे। झोला लेकर और घूमना
अमेरिका के चरण चूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकारों में चोर दिखाई देते हैं। अब 4 लाइन पढ़ता हूं। अगर आपको लगे इतना सच बोलने का हौसला इस देश में कोई कर सकता है तो मेरे हौसले को समर्थन कर देना। बस आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मुझे ये ताकत देगा कि मैं इतना सच बोलने का साहस करता रहूं। उस साहस को मैं रानी शक्ति मंदिर से जुटा के जाना चाहता हूं, झुंझुनू की इस वीर धरती से जुटा के जाना चाहता हूं। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, समर्थन करो तो उसी हौसले से करना जिस हौसले से मैंने लिखे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चोर दिखाई देते हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं। चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारा। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है। इसका आधा भी जिस दिन पा जाएंगे हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की। अंतिम क्षण पढ़ रहा हूं और मैं आपको कानून का प्रोफेसर रहा हूं, बैंक सीक्रेसी लॉ बता के जा रहा हूं। जिन बैंक सीक्रेसी लॉ को हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला जा रहा है कि उनमें ऐसी क्लॉज है कि हम बता नहीं सकते किसका है, कितना है, कहां है, कैसे है। 6 साल पहले स्विट्जरलैंड ने अपने बैंक सीक्रेसी लॉ में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट यह किया कि अगर कोई मुल्क अपने देश की पार्लियामेंट में अपने देश के नागरिकों के पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देगा तो हम उस देश को उस पैसे को लौटा देंगे, फिर हम उस देश को पैसे को नहीं छुपाएंगे। और 7 देश दुनिया के अपना पैसा वापस ले चुके हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने वापस लिया, आयरलैंड ने वापस लिया, अमेरिका तक ने वापस लिया। इस कानून को देश की जनता से बताने से चोरी की जाती है, झूठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में 2/3 से प्रस्ताव पास तब होगा जब सब करें, कम से कम 2/3 तो करें। ये तब करें जब इनका हो नहीं। इसलिए देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि बैंक सीक्रेसी लॉ इसलिए नहीं बता सकते, इस लॉ को नहीं बताते कि ये भी लॉ है कि 2/3 बहुमत अगर तय कर दे कि हमारा जितने लोगों का पैसा काला धन है वो राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र को वापस मिल जाएगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा साथ दो तो देना। इस युद्ध को शुरू करता हूं आज यहां से। नव वर्ष आने वाला है और इस नव वर्ष पर मेरा ये नया युद्ध शुरू होता है। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। किसी ने कहा मिले हुए तो हैं, मिले हुए नहीं होते तो अब तक प्रस्ताव नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मेरी तरह से मिलो, मैं जैसे मिलाना चाहता हूं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो, काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1000-500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो। कितने सोने के मालिक है एफिडेविट भरवा लो। फिर बैंकों के एक लॉकर को खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ दुलवा कर देखो। किसने कितना सच बोला है सब कुछ दुलवा। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। लोकपाल की कोई जरूरत शेष। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं आपसे, आखिरी बार कहता हूं कि जोरदार तालियां चाहिए। आपको लगे कल का हिंदुस्तान ऐसा हो जाए, कल ये होने लगे जो मैं चाहता हूं, तो जोरदार तालियां बजाना। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, जहां व्यवस्था संविधान का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे।
2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरा सरीखी है तो होने दो, अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का, दिल्ली का दावा झूठा मुंह जोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम मातम खोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम मातम खोर। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों से अभिनंदन करें बलजीत कौर का। ये लोग तो बहुत पुराना है। मां शारदे को प्रणाम। अब हमें हूर हूर कह रहे हैं तो फिर साथ में लंगूर बन के क्यों बैठे? वो कोने में बैठे हो, कोने में, उसको पहले ही निपटा दिया हमने। उन्हें खुद कही है, देखो मैंने नहीं कही, वो खुद ही कह रहे थे अपनी कविता में। और पीछे दूसरे भी आ लिए। अब यहाँ जब अपनी किस्मत है लंगूर की भी कि उसे हुर मिल रही है। खैर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं तो जिस खानदान से हूँ हम टेंशन लेते ही नहीं। बिल्कुल। हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, टेंशन नहीं। टेंशन क्या करनी है लेके। अच्छा, ये जय किशन जी हैं, आदरणीय हैं, इन्होंने मुझे बुलाया। अभी आप कह रहे थे माला पिना दो, मैं तो टेंशन मुझे बिल्कुल नहीं थी, और मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ। नहीं, टेंशन क्यों होगी? फिल्मों में काम करा, कह देंगे ये शूटिंग चल रही थी। ना ना, एक बढ़िया बात देखो, 2 ही चीजें देखनी चाहिए, एक तो बंदे की इनकम और बंदे के दिन कम। मेरे को बोले तेरे 500 गए। आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, हम जिम्मेदार नहीं है इसकी। बात सुनो, अब तो इनकम तेरी कम हो गई। एक बात सुनो, या सरदारनी इनकम के लिए ही अगर बोलने आती होती तो आज आती नहीं। आप सब आए हो इनकम के लिए, मैं तो बुलाई ही नहीं अलग से। और अपन तो दिलदार होते हैं, टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन लेते ही नहीं। टेंशन लेनी क्या, अगर लेना ही है तो लोन लो और लेके निकल लो। पता नहीं क्यों लोग टेंशन ले रहे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, एक और बात सुनो, भले मेरे 500 जाए पर आज सच्चाई सारी सुनो। अच्छा जी, अब बुरा नहीं मानो, होली है। ये कति ने, ये रसिक जी ने बड़ा झूठ बोला कि आज जन्मदिन है तो पूनम बुला ली, तो पूनम बुला ली। कति झूठ, ये चाचा कहने पे बुलवाई। और यूं बोले, अभी भी पूछ रहे थे तेरा नाम क्या है, क्योंकि पिछली बार पहचान नहीं पाई। मुझे पूछ रहे अलग से, मुझे बुलाया इसीलिए। बोले बात सुन, ये पूनम मेरे को देखती ही नहीं है, क्या मैं चश्मा लगाता हूँ इसलिए? तो मैंने कहा चाचा इस बार चश्मा उतार लेना। बोले फिर मुझे ही पूनम नहीं दिखेगी। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, मस्ती में रहो। अच्छा, लोग भी बढ़िया बढ़िया हैं, अजीब अजीब तरह की टेंशन लेते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, यूं पूछा जय किशन जी ने उस दिन मुझे जब प्रोग्राम में, बोले तू 21 को आएगी? मैंने कहा ना। बोले क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा मैं टीम में नहीं हूँ। बोले किसने बनाई टीम? मैंने कहा अनिल जी ने। अब वो अनिल जी की भी सच्चाई बता देती हूँ, इनने मेरे को क्यों नहीं बुलाया था, बता दूं? हाँ बताओ। अभी पिछले महीने मेरे घर आए, मेरा घर 2nd फ्लोर पर, 1st फ्लोर वालों के पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते को माला पहनाई जा रही थी। अनिल जी बोले बलजीत जी ये क्या है, इस कुत्ते को मालाएं क्यों पहना रहे हैं? मैंने कहा ये कुत्ता बहुत काम का है। बोले क्यों? मैंने कहा ये इसको जो ले जाता है 2-4 दिन में उसकी पत्नी को काट आता है और वो पत्नी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। तो अनिल जी ने मुझे उस दिन से अल्टीमेटम दे रखा है कि जब मुझे वो कुत्ता दिलवाएगी उसके बाद ही कभी सम्मेलन में बुलवाऊंगा। तो देख लो। हाँ, कह रहे नहीं बतानी नहीं थी बात, काहे की टेंशन। अच्छा, ये सुंदर ये अपने आप को अब बताने लग गया, क्या करे, इसने अपनी पत्नी को बड़ा धौंस जमा रहा था। कह रहा तुझे पता है जब मैं स्कूल में था ना तो कृष्ण जी जब जन्माष्टमी आती थी तो मैं ही कृष्ण बढ़िया करता था। बोले पत्नी पे धाक जम जाएगी। अब पत्नी तो जाट की पत्नी, वो बोली हाँ मन ने पता है सारे छोरे गोरे रहे होंगे, कलूटा तू ही था तो कृष्ण ही बने ने। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, मस्ती में रहो। अच्छा देखो एक बात, आप सब इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे हो
और अभी क्या बोला सुंदर भाई ने, एक बड़ी अच्छी बात कही कि पता नहीं सुबह कौन सा दिन आए और कहे मित्रों नक्शा नहीं है पाकिस्तान का। मैं कह रही हूँ ये गलत काम क्यों किया? जब इतनी पावर थी तो एक दिन सुबह आ जाते और कह देते मित्रों जरूरत नहीं है चुनाव की, मैं ही आ गया हूँ। क्या टेंशन थी? बिना बात के चुनाव के पैसे खर्च करा रहे, पैसे खर्च कराने की जरूरत ही नहीं। अच्छा देखो, मैंने तो टेंशन नहीं ली, जब सबने टेंशन ली थी, जब नोट बदले गए थे सबने टेंशन ली थी ना, सब टेंशन में टीवी के आगे, मेरे पति भी सरदार जी टीवी के आगे बैठ जाते थे। मैंने कहा आप क्या ढूंढ रहे हो? बोले मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मोदी जी आए और बोले कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी पत्नी है ये 31 मार्च तक ही मान्य रहेगी। अब सारे असली है, देखो सबको यही चाहिए, पर मैंने टेंशन नहीं ली। कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने बैंक की लाइन में क्यों जाएगा? और दूसरी बात, अब इस बात पर आप सब ताली बजाएंगे, अगर हमारे देश में पत्नी बदलने की नौबत आ गई तो कोई बैंक तक नहीं जाएगा, सब अड़ोस पड़ोस में ही बदल लेंगे, सबकी निगाह वहीं रहती है ना? यही बात है बिल्कुल। अच्छा हंसने के लिए कहाँ कहाँ देखिए बात मिल जाती है। अभी 4 दिन पहले जब मैं घर गई तो मैंने देखा कि पड़ोसी की पत्नी गुजर गई और पति घर पे ही बैठे थे मुंह लटका के। मैंने कहा सुनो पति देव, घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, पड़ोसी की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। तालियां बजा लो, क्योंकि तालियां बजाने से बाबा रामदेव भी कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन बाबाओं की सारी बात भी ना मानना। एक ऐसे बाबा भी हैं, हरी चटनी खाओ, समोसा खाओ। एक हरियाणा वाले हमारे पड़ोसी हैं, अब मैं पड़ोसियों का ही गुणगान कर देती हूँ। तो हमारे पड़ोसी हैं, उनकी 20 साल हो गए, दुकान नहीं चल रही थी, तो वो ऐसे ही एक बाबा के पास चले गए। अब बाबा भी ऐसे ही थे अपने, अब बाबा ही बन गए, देख लो बात सुन के। अरे ऐसे भी तो बाबा जो गुफा में ले जाते हैं बंदी। जय किशन जी ऐसे बाबा ना है, वे बढ़िया हैं। इनकी थोड़ी कह रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन है ना, चलिए मैं बता रही थी आपको कि हमारे पड़ोसी हैं तो बहुत सज्जन है, गए बाबा के पास जाके बोले बाबा 20 साल हो गए मेरी शादी को, अब तो पत्नी कहना नहीं मान रही, दुकान मेरी बंद हो रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या करूं? अब बाबा ने आंख बंद की और कहा तूने कभी अपने पत्नी के खाने की तारीफ की? हरियाणा वाला हमारा पड़ोसी बोला पत्नी रोज बनावे रोज खावे, क्यों तारीफ करूं? बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। अब हमारे पड़ोसी घर आए, घर आते ही उन्होंने, बाबा की बात याद थी, उन्होंने पत्नी को आवाज लगाई, बोले भगवान भूख लग रही जल्दी से खाना दे दे। अब क्या हुआ, जल्दी से खाना लगाया, मेथी के पराठे रख दिया आगे, एक निवाला मुंह में डाला और बाबा की बात याद आ गई। बोले आहा हा क्या स्वाद पराठे बन रहे हैं, जी कर रहे बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी बोली फिर बोलियो। बोले क्या स्वाद पराठे बने, जी कर रहे बनाने वाली का हाथ चूम लूं। पत्नी अंदर गई रसोई में, बेलन ठालाई, 2 धर दिए। बोले तन्ने 20 साल तो मैं खिला रही, स्वाद नहीं आया, आज बलजीत पराठे देगी तन्ने स्वाद आ गया। तो टेंशन मत लो, और हम तो टेंशन लेते ही नहीं है, ऐसे खानदान से क्या करनी टेंशन लेके। अच्छा देखो हमारे एक पड़ोसी हैं, जब मौत पे ही हाथ से निकल रहा है, देखो आप हमारे एक पड़ोसी हैं, हादसा किसी के भी साथ हो जाता है तो उनके भाई की डेथ हो गई, बुजुर्ग तो हैं थोड़े, तो भाई की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने 7 दिन छुट्टी करी, फिर अपने काम पर गए। फिर उनकी बहन की डेथ हो गई 2-3 महीने बाद ही, फिर उन्होंने 7 दिन छुट्टी करी, फिर काम पर चले गए, भी बहन की डेथ हो गई थी। कुछ समय ऐसे हुआ कि उनकी बूढ़ी माँ की भी डेथ हुई, तो बूढ़ी माँ की भी डेथ हुई, 7 दिन फिर छुट्टी करी, फिर काम पर चले गए। लेकिन अभी 1 महीना हो गया उनकी पत्नी की डेथ हो गई और काम पर नहीं जा रहे। तो राजेश चेतन जी गए, बोले क्या हुआ? देखो अब ठीक है हादसा है, पर आप काम पे क्यों नहीं जा रहे हो? तो उनका जवाब सुनना। वो बोले देखो जब मेरे भाई की डेथ हुई सारे आ गए थे पड़ोसी, भाई चिंता न करिए मैं थारा भाई। जब बहन की डेथ हुई सारे मोहल्ले की औरतें आ गई थी, भाई चिंता न करिए मैं तेरी बहन। माँ गुजरी सारे मोहल्ले की बुढ़ियां आ गई, चिंता न करिए मैं तेरी माँ। बोले अब जब से पत्नी गुजर गई एक भी ना आई।
पता ही नहीं है लोग कैसी कैसी टेंशन ले लेते हैं। और टेंशन लेनी क्यों चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए टेंशन, तो बिल्कुल लीजिए ही मत। अब देखिए ना, हमारे यहाँ टेंशन भी अजीब है हिंदुस्तान में। अगर अमेरिका में लाइट चली जाती है तो लोग पावर हाउस को फोन करते हैं, और जर्मनी में लाइट चली जाए तो लोग इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में लाइट चली जाती है तो मेरे पति अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, बोले काके देखी साड़ी गई कि पड़ोसी दी भी गई। क्योंकि उनको अपनी लाइट की टेंशन नहीं है, पड़ोसी दी गई है तो चुप करके बह जाओ। अच्छा, अमेरिका में कोई बीमार हो जाए तो उसे लोग एक कार्ड भेजेंगे कि आप जल्दी से स्वास्थ्य लाभ हो। जर्मनी में कोई बीमार हो जाए तो लोग फूल भेज देते हैं फॉर स्पीड रिकवरी। और हमारे हिंदुस्तान में कोई बीमार हो जाए, रसिक जी गए, बीमार हो गया था कोई, उन्होंने बीमारी बताई, रसिक जी बोले ओ हमारा आदर्श नगर वाला चाचा भी इसी बीमारी से मरिया था। हमारे तो हिंदुस्तान में अजीब अजीब तरह की टेंशन है। हाँ, और टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हर बरस हम चाहते हैं कि आप किसी तरह से चेहरे खिलखिलाते रहें। और मेरा तो एक उद्देश्य है कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। और रही पुलवामा की बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, पाक का मतलब होता है पवित्र, पर वो पाक नहीं है। 4 पंक्तियां दे रही हूँ उस पर भी कि पाप नहीं वो पाक नहीं वो पाप है। मंच का भी ध्यान जी, स्वागत स्वागत स्वागत। पाक नहीं वो पाप है। 1947 का अभिशाप है। पाक नहीं वो पाप है, 1947 का अभिशाप है। दुम दबा कर बैठा है क्योंकि बैठा उसका बाप है। क्या बात है, वाह 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 वाह। लंबी चौड़ी कविता क्या लिखनी, 2 शब्दों में ही काम चल जाता है, तो अपन लंबी चौड़ी क्यों लिखें? लंबी चौड़ी का फायदा नहीं है लंबी कविता का। अच्छा देखिए, एक और कविता आपको सुनाती हूँ छोटी, कि 60 बरस के हिंदुस्तान में जब पति पत्नी हो जाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, वहां सुनिएगा। और इस कविता का चाचा से कोई संबंध नहीं है। तो चाचा का फर्क के ना, चाचा अभी 60 के हैं ही नहीं। देखिए, एक 60 बरस के पति पत्नी वैष्णो देवी जा रहे थे, रास्ता बहुत कठिन था, जय माता दी गा रहे थे। 60 बरस के पति पत्नी वैष्णो देवी जा रहे थे, रास्ता बहुत कठिन था, जय माता दी गा रहे थे। तभी राह में माता रानी प्रसन्न हो गई और दोनों के समक्ष प्रकट हो गई। दोनों को खुशी हुई जबरदस्त, दोनों को खुशी हुई जबरदस्त। माता ने एक वरदान मांगने को कहा तो पति ने पत्नी आगे करके कह दिया लेडीज फर्स्ट। पति ने पत्नी को आगे करके कह दिया लेडीज फर्स्ट। अब देखिए, 60 बरस की पत्नी क्या मांगेगी? पत्नी ने अपनी आंखें भिगो ली, हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, तेरी कृपा से सारी खुशियां पा चुकी हूँ और अपनी सारी जिम्मेदारियां निपटा चुकी हूँ। अब मैं यही वरदान पाना चाहती हूँ कि मैं अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ। माता रानी ने तथास्तु के नजर घुमाई और पति से कहा, मांग पुत्र, अब तेरी बारी आई। अब 60 बरस का हिंदुस्तानी और वो भी हरियाणा का बंदा, वो बोला, हे माँ, वर्ल्ड टूर पर तो जरूर जाना चाहूंगा, पर साथ में अपने से 30 बरस छोटी ले जाना चाहूंगा। पर माता रानी ने अब चक्र चलाया और तत्काल पति को 90 बरस का बढ़ाया। माता रानी बोली, हे पुरुष, विचार तो तेरा बड़ा चंगा था, पर मैं अभी महिला हूँ, तूने महिला से ले लिया पंगा था। और मैंने अपने पति को कहा, मैंने कहा, सुनिए जी, जब मैं सारा साल कवि सम्मेलन में जाती हूँ तब मुस्कुरा कर भिजवाते हो, और होली वाले दिन जब जाती हूँ तो मनुष्य सूरत क्यों बनाते हो? जब मैं सारा साल कवि सम्मेलन में जाती हूँ तो मुस्कुरा के भिजवाते हो, होली वाले दिन मनुष्य शक्ल क्यों बनाते हो? बोले, उस दिन मैं इन दोनों बच्चों से परेशान हो जाता हूँ, मोहल्ले के 10 नहलाने पड़ते हैं, तब इन 2 को पहचान के ढूंढ के लाता हूँ। अच्छा, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, मैं परेशान हो गई तुमसे, काश मैं किसी राक्षस से जाती ब्याही। लोग गुस्से में तो कुछ भी कह देता है ना, औरतें कहती हैं। मैंने कहा, परेशान हो गई तुमसे, काश मैं किसी राक्षस के साथ जाती ब्याही। बोले, हो ही नहीं सकता था, राक्षस तो होता है चुड़ैल का भाई।
तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। अच्छा एक और बात, होली का ही दिन है जब वो 2 पंक्तियां मैंने कही कि होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल पीला नीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल पीला नीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। क्या बात, वाह 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 वाह। अच्छा चुनाव के दिन आ रहे हैं और चुनाव के दिन पे छोटी सी कविता सुनाती हूँ, समय ज्यादा नहीं और कविता आप सबको सौंप के स्थान लूंगी। चुनाव के दिन है और बारीक बात, और आदर्श नगर के सारे मैं जानती हूँ बुद्धिजीवी श्रोता हैं आप और बारीक बात समझते हैं कि मैंने कहा सुनिए पतिदेव, क्योंकि हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं तो 40% लोग 40% लोग वोट डालने जाते ही नहीं, छुट्टी मना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उन्हीं 40% में एक मेरे पति हैं। तो क्या हुआ कि मैंने कहा सुनिए पतिदेव, छुट्टी का दिन यूं न गवाइए और जाकर किसी एक को वोट दे आइए। अब बारीक बात कह रही हूँ, समझ लेना और समझ आ जाए तो ताली बजाना, नहीं तो मैं समझूंगी समझा ही नहीं। मेरे पति को मैंने कहा कि उठिए पतिदेव, छुट्टी का दिन यूं न गवाइए, जाकर किसी एक को वोट दे आइए। वो मेरी ओर देखकर बोले वोट डालने नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गलत हो जाता है, देश को बचाऊंगा। वो मेरी ओर देखकर बोले वोट डालने नहीं जाऊंगा, मेरा चुनाव गलत हो जाता है, देश को बचाऊंगा। मैंने कहा सुनिए पप्पू मत बन जाइए, जाकर किसी समझदार को वोट दे आइए। बोले तेरे जैसे मूर्ख ही ऐसी बात करते हैं, समझदार तो अब देश में चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। वाह 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 वाह। मैंने कहा सुनिए पतिदेव, अंतिम पंक्तियां दे रही हूँ। मैंने कहा सुनिए पतिदेव, ये नेताओं को बस सफेद कपड़े ही क्यों भाते हैं? बोले इतना भी नहीं जानती, उनके लिए जनता यानी हम वोट लेने के बाद मर्ज हो जाते हैं। बोले उनके लिए वोट लेने के बाद जनता यानी हम मर्ज हो जाते हैं। खैर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत